नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें, जिसके लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि प्रोफेसर किस तरह से बड़ी चालाकी से पुलिस के सामने से बचकर निकल गए थे। पुलिस के पास अब रियो और टोक्यो के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्हें अब जल्द ही बर्लिन के भी बारे में जानकारी मिलने वाली थी। इंस्पेक्टर रकेल चाहती थी कि किसी भी तरह से वो लोग प्रोफेसर का चेहरा ढूंढ निकालें, जिससे बाकी सभी रॉबर्स के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इंस्पेक्टर रकेल के बारे में न्यूज़ चैनल्स वाले नेगेटिव बातें और बुरा भला बोल रहे थे। प्रोफेसर वापस आ जाते हैं अपने प्लानिंग बेस पर। इंस्पेक्टर रकेल भी अपने घर आ जाती हैं। तब उनकी बेटी अपने पापा के साथ रहने की जिद करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए किसी भी तरह से मना लेती हैं और रकेल अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल जाती हैं, कुछ खाने पीने और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। पुलिस कैंप में इंस्पेक्टर रकेल एक सीनियर से कहती हैं कि वो मीडिया में जाकर बता दें कि उन्होंने एलिसन पार्कर को बाहर लाने का डिसीजन नहीं लिया था, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसी वाले ने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए मिनिस्टर्स के प्रेशर में आकर। तब वो कहते हैं रॉबर्ट्स का कोई इरादा नहीं था 8 स्टूडेंट्स या एलिसन पार्कर को छोड़ने का, वो तो उनकी बस एक चाल थी हमें फंसाने की। और तब रकेल कहती हैं रॉबर्ट्स के एस्केप प्लान के बारे में पता लगाने के लिए। अब देखते हैं एक फ्लैशबैक ट्रेनिंग के समय का, जब रॉबर्ट्स प्रोफेसर से पूछते हैं कि वो म्यूजियम से बाहर कैसे निकलेंगे। तब प्रोफेसर उन्हें वहाँ से निकलने का पूरा प्लान बताते हैं। वो लोग कुछ होस्टेजेस को बोलकर एक जगह टनल बनाने को कहेंगे, लेकिन वो लोग उस टनल से बाहर नहीं निकलेंगे। वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का एक तरीका होगा। लेकिन वो सब एक दूसरे टनल से बाहर निकलेंगे, जिसके बारे में पुलिस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो टनल नज़दीक के सीवेज लाइन के पास से निकलेगी, जो तकरीबन 25 मीटर की दूरी पर है। मॉस्को को म्यूजियम के एक वोल्ट में, जिसका बेस स्टील का है, वहाँ टनल खोदने का काम चालू करना होगा। प्रोफेसर ने 5 साल पहले ही एक और टनल खोद रखा था, तो अब रॉबर्ट्स को बस इतना ही करना था कि वोल्ट से होते हुए उस टनल तक पहुंच जाएं, और मॉस्को को 10 से 12 दिन लगेंगे उस टनल को खोदने में। टनल का एग्जिट पॉइंट होने वाला था वहां पर, जहां से प्रोफेसर सब कुछ बैठकर हैंडल कर रहे थे। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रोफेसर ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। सब इंस्पेक्टर एंजल कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हमें बस इतना ही पता चला है कि कार में अमोनिया और अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया था सबूत मिटाने के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई तो रॉबर्ट्स से मिला हुआ है, जो हमारे वहाँ पहुँचने के कुछ देर पहले ही आया था। इंस्पेक्टर रकेल कैंप में सभी को बाहर जाने को कहती हैं, सिवाय सब इंस्पेक्टर एंजल के और इंटेलिजेंस एजेंसी वालों के। रकेल को लगता है कि उनके बीच ही कोई आदमी है जो रॉबर्ट्स तक उनकी जानकारी पहुंचा रहा है, और उसका पता लगाने को कहती हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सब इंस्पेक्टर एंजल के चश्मे में ही माइक्रोफोन लगा हुआ है, और इसके बारे में एंजल को खुद नहीं पता था। कार में मिले हुए जैकेट के बटन से बर्लिन के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और पुलिस वाले उसकी जानकारी निकाल लेते हैं। पर बर्लिन के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, और ना ही उसके घर के बारे में। तब इंस्पेक्टर रकेल बर्लिन के बारे में सारी खबर न्यूज़ चैनल्स को देने के लिए कहती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी वाले कहते हैं कि उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाए। इंस्पेक्टर रकेल ना चाहते हुए भी वैसा ही करती हैं और कहती हैं बर्लिन पर वुमेन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का इल्ज़ाम लगाया जाए और उसका कैरेक्टर ही ख़राब कर दिया जाता है, जबकि बर्लिन सिर्फ एक रॉबर था और ऐसा कोई काम नहीं करता था। प्रोफेसर इन सब बातों को सुनकर थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बर्लिन को दुनिया के सामने लाना था, उसकी सज़ा के तौर पर, लेकिन उसका नाम खराब नहीं करना था। एक तरफ म्यूजियम में नैरोबी सभी को बताती है कि मिस्टर टॉरस और बाकी कुछ लोगों ने साथ मिलकर 40 घंटों में 311 मिलियन यूरोस प्रिंट कर लिए थे। तब बर्लिन सभी को कहता है ऑटरो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, और सारे होस्टेजेस काफ़ी खुश हो जाते हैं। पुलिस वाले जंकयार्ड के मैनेजर को ले आते हैं। इंस्पेक्टर रकेल उसे पूछती है कि तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो जिसे तुमने जंकयार्ड में देखा था। प्रोफेसर ये सारी बातें सुनकर उस मैनेजर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी निकालते हैं कि उसके परिवार में कौन कौन है।
फिर इंस्पेक्टर रकेल एक आदमी से पूछताछ करती हैं जो बर्लिन के साथ जेल में था 7 महीनों के लिए। वो आदमी कहता है उसे बर्लिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर सिर्फ इतना जानता है बर्लिन कुछ मेडिसिन लेता था। इंस्पेक्टर रकेल सब इंस्पेक्टर एंजल से कहती हैं उस मेडिसिन के बारे में पता लगाने के लिए कि वो किस बीमारी में इस्तेमाल होता है और कौन से मेडिकल शॉप से कितने क्वांटिटी में मेडिसिन ली गई थी पिछले 6 महीनों में। म्यूजियम में बर्लिन ने एक सिल्विया नाम की स्टूडेंट को अलग से कमरे में बंद रखा था। उन स्टूडेंट्स की प्रोफेसर बर्लिन से अकेले में बात करती है और कहती है सिल्विया को छोड़ देने के लिए क्योंकि वो बहुत ही नाजुक है, लेकिन बर्लिन ऐसा नहीं करता है। तब तक नैरोबी आ जाती है और बर्लिन से कहती है तुम्हारा चेहरा सारे न्यूज़ चैनल्स पर दिखा रहे हैं। कैंप में पुलिस वाले जंकयार्ड के मैनेजर से पूछते हुए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोफेसर का स्केच बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिर्फ उसी ने प्रोफेसर को देखा था। प्रोफेसर ने ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए कुछ प्लानिंग करके अपने बेस से बाहर निकल जाते हैं, अपना लुक थोड़ा सा बदल कर, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। फॉर नाउ, बाय बाय।